तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। इकोनॉमिक्स के सेशन में आज बात शेयर मार्केट की या शेयर बाज़ार की। तो बहुत ज़्यादा विद्वान बनाने की हम कोशिश नहीं करेंगे। आपको कोशिश ये रहेगी कि शेयर मार्केट या शेयर से रिलेटेड जनरल नॉलेज में, खास करके इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी आपको जानकारी हो जाए। ठीक है ना, विद्वान नहीं बनना है, परीक्षा पास करनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात, शेयर मतलब हिस्सा है ना। शेयर का मतलब हिस्सा। आपने अक्सर सुना होगा कि फला कंपनी शेयर बाज़ार में पहली बार उतरी है, फला कंपनी के शेयर चढ़ गए तो फला कंपनी के शेयर गिर गए। अच्छा, अभी आपने देखा भी होगा कि जब काउंटिंग होने वाली थी 4 जून को, उससे पहले जब एग्ज़िट पोल आया तो एग्ज़िट पोल के जैसे ही नतीजे आए, एग्ज़िट पोल समझते हो ना, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो उसके 1-1.25 घंटे बाद मीडिया या प्रेस जो है अपने अनुमान जारी करता है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, किस सीट से कौन जीत रहा है, उसी को हम एग्ज़िट पोल कहते हैं। तो एग्ज़िट पोल के जब नतीजे आए तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारा एनडीए अलायंस था उसको 400 से ज़्यादा सीटें दिखाई दे रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट को ये लगा, बाज़ार में लोगों को ये लगा कि भाई जो सरकार थी वही सरकार रहेगी और जो पॉलिसी चल रही थी वही पॉलिसीज़ चलती रहेंगी। ठीक है ना। तो इस खुशी में कहते हैं कि शेयर बाज़ार उछल गया, है ना। लेकिन अगले दिन जब एक्चुअल नतीजे सामने आए तो सरकार तो वही बनी, लेकिन उतनी मेजॉरिटी नहीं मिली जितनी मेजॉरिटी मिलने की संभावना थी। तो शेयर बाज़ार धड़ाम हो गया। सुन रहे थे ना अखबारों में कि शेयर बाज़ार गिर गया और शेयर बाज़ार धड़ाम हो गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक चढ़ गया तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक गिर गया। तो अब ये सेंसिटिव इंडेक्स, ये संवेदी सूचकांक क्या है, शेयर बाज़ार क्या है। सिंपल से बात, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, मतलब मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। जैसे ये अपना कोचिंग है ना, अपना ये कोचिंग है तो हमें यहाँ पर कुछ दिन हो गए। अब मैं चाहूँ कि यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड आ जाए, लाइटिंग्स बेहतर हो जाएं और मेरे साथ साथ 2-3 टीचर्स यहाँ पर और आ जाएं। इसके अलावा जो ये हमने लिख रखा है सारा का सारा हम डिजिटल फॉर्मेट में कर दें। इससे हमारा जो कारोबार है बढ़ेगा। आज हम 100 रुपये फ़ीस ले रहे हैं तो उसके बाद हम 500 रुपये फ़ीस लेने के लायक हो जाएंगे। और जब हमारा देखो, आजकल मार्केट की मांग है ना डिजिटलीकरण, या आईटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, या नई नई टेक्नोलॉजी को हम तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना। यहाँ रोबोटिक्स भी आ जाए तो यहाँ पर एआई भी आ जाए। तो इन सब कामों को करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अभी इतनी गर्मी में पसीना आ रहा है ना, तो यहाँ एसी लग जाए, है ना, 2-2 एसी लग जाए। यहाँ पर पेड़ ना लगाएंगे, एसी लगाएंगे, 2-2 एसी लग जाए यहाँ पर। तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब मान लीजिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अब सपोज मुझे इसमें 10 लाख रुपए लगाने हैं कोचिंग में, इसको और बेहतर करने के लिए, लेकिन मेरे पास 10 लाख रुपए हैं नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसको कहाँ से इस फंडिंग को कहाँ से लाऊंगा, 10 लाख रुपये को कहाँ से लाऊंगा। तो मैंने क्या किया, अपने कारोबार में लोगों से कहा कि हिस्सेदार बनिए, मेरी कोचिंग में आप हिस्सेदार बन जाइए, मेरी कोचिंग में आप हिस्सेदारी खरीद लीजिए। तो एक तो जैसे अब ये छोटा सा संस्थान हुआ तो इसमें तो ये हुआ, निसरा बैठी हैं, जिशान बैठे हैं, और क्या बैठे हैं, फुरकान बैठे हैं, रूपाली बैठी हैं ना। कभी 1 लाख आपसे उधार लिए, 2 लाख आपसे लिए, 3 आपसे लिए, 4 आपसे लिए, 5 आपसे लिए, है ना। किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ उधार लिए। इसके बदले में अब मान लीजिए मैंने 10 लाख मार्केट से जुटाएं, मान लीजिए मेरी ये जो कोचिंग है उसका जो वैल्यूएशन है, इसका जो वैल्यूएशन है वो 20 लाख रुपये का है। जो टोटल मेरा कारोबार है, सपोज, वैसे तो 20 रुपये का भी नहीं है, लेकिन सपोज 20 लाख रुपए का है ना। तो 20 लाख रुपए का कारोबार था, इसमें मैंने 10 लाख रुपए और जुटाए, यानी कि 50%, मेरी जो नेट पूंजी थी उसके बराबर, उसके 50% के बराबर मैंने हिस्सेदार और इसमें जुटाए। जो मेरी नेट पूंजी थी उसका करीब 50% मैंने मार्केट से और कर्ज ले लिया। लेकिन बदले में जो मेरी हिस्सेदारी थी, यहाँ पर मेरा जो मालिकाना हक था, उसमें से 50% मैंने आपको दे दिए, बेच दिया। मेरा जो मालिकाना हक था इस कोचिंग में पूरा, उसका 50% मैंने आपको बेच दिया। अब उन्होंने उस 50% में उन्होंने 10% खरीदा, उन्होंने 20% खरीदा, उन्होंने 2%, किसी ने 1%, किसी ने 3%, किसी ने 4% खरीदा, तो किसी ने 25% खरीदा। तो अब 50% हिस्सेदारी मेरे पास थी, 25% आपके पास, 2%, 3%, 4% जिन जिन के पास भी थी। अब अगर ये कंपनी या ये कोचिंग जो है फ्यूचर में फ़ायदे में जाती है, बेनिफिट में जाती है, तो जितने % फ़ायदा होगा वो सब में बटेगा। जितने परसेंट जितने हिस्सेदारी खरीदी थी उतने % उसको फ़ायदा मिलेगा। अब मैंने आपसे कर्ज लिया है, लेकिन शेयर बाज़ार की भाषा में इसको कहते हैं हिस्सेदारी। मैंने तो आपसे कर्ज लिया है ना, लेकिन शेयर मार्केट या शेयर बाज़ार की भाषा में इसको कहते हैं कि आपने मेरी कंपनी में इतना हिस्सा खरीद लिया। ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जैसे ये ना अलग अलग मैं नोट्स पेपर तैयार करूँगा, अलग अलग पेपर तैयार करूँगा, और अब जितना भी मैं कर्ज जुटाना चाह रहा हूँ, उस कर्ज की जितनी कीमत है उस कीमत के बराबर मैं
अलग अलग कागज़ पे अलग अलग, जैसे 10 का नोट, 20 का नोट, 30 का नोट तो नहीं होता, जैसे 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट होते ना, छोटा नोट बड़ा नोट, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, इसके ऊपर कोई नोट नहीं ना इस समय, है ना। तो उसी तरह से मैं कुछ पेपर्स तैयार करूँगा, किसी पेपर की वैल्यू होगी 10 रुपये की, किसी की होगी 20 रुपये की, किसी की 40, किसी की 50 रुपये की, किसी की 100 रुपये की, किसी की 500 रुपये की, अलग अलग कीमत होंगी, अलग अलग पेपर्स की अलग अलग कीमत होंगी। तो अब जब मैं आपसे, मान लीजिए मैंने आपसे 1 लाख रुपए उधार लिए, या आपने 1 लाख रुपए की हिस्सेदारी मेरे यहाँ खरीदी, तो मैं 1 लाख रुपए के पेपर आपको दूंगा। आपने 5 लाख रुपए की हिस्सेदारी खरीदी, या मैंने आपसे 5 लाख रुपए उधार लिए, तो मैं आपको 5 लाख रुपए के पेपर दूंगा। वो जो पेपर हैं आपके पास, वो सबूत हैं कि आपका इस कंपनी में इतना हिस्सा है। उन पेपर को आप कभी भी किसी तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पाँचवें को बेच सकता है, या किसी भी कंपनी के पेपर किसी के पास भी हैं तो कोई भी उसको खरीद सकता है। इन पेपर को ही कहते हैं बेटे शेयर। नहीं समझे? फिर से बताऊं, मुझे कर्ज लेना है, मुझे कर्ज लेना है, तो इसके लिए कहा मैंने कहा मेरी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदो। इस हिस्सेदारी को मैंने अलग अलग पेपर्स में या अलग अलग नोट्स में या अलग अलग रुपयों में बांटा। मैंने इनसे 1 लाख रुपए लिए हैं, तो 1 लाख रुपए का एक पेपर नहीं है, 10 के, 20 के, 40 के, 50 के, 100 के, 500 के, 200 के, अलग अलग जैसे नोट होते हैं ना, उसी तरह से अलग अलग मैंने पेपर बेच दिए। इसी को मैं कहता हूँ हिस्सेदारी। तो ये सारे पेपर मेरे पास रखे हैं। आपने 1 लाख रुपए के चाहिए तो 1 लाख रुपए के बराबर में मैंने पेपर दे दिए और 1 लाख रुपए आपसे ले लिए। आपको 50,000 का चाहिए तो 50,000 रुपये के बराबर मैंने पेपर आपको दे दिए, 50,000 मैंने आपसे ले लिए। समझ रहे ना? तो इसको कहते हैं बेटे शेयर बेचना और शेयर खरीदना। जहाँ पर शेयरों का मोल भाव होता है, जहाँ पर शेयरों की खरीद बिक्री होती है जिस बाज़ार में, उस बाज़ार को हम कहते हैं शेयर बाज़ार या शेयर मार्केट। अब ये हर जगह नहीं है, जैसे भिंडी आलू हर जगह मिल रहा है वैसे शेयर आपको हर जगह मिलेंगे, ऐसा नहीं है। खैर अब तो ऑनलाइन शेयरों की बिक्री होती है एक ज़माने से। तो इसके लिए क्या किया कि भारत में, दुनिया में सबसे पहले, हॉलैंड में एक शहर है एम्स्टर्डम, वहाँ पर, वो भारत में सबसे पहले बम्बई में। जैसे जैसे कारोबार बढ़े ना, देखो आज जो बड़े बड़े कारोबारी हैं ना, अंबानी, अडानी, है ना, बफेट और कौन कौन से बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सारा इनके पास जितनी पूंजी दिखती है ना, वो इतनी पूंजी है नहीं एक्चुअली। बहुत सारी पूंजी तो शेयर के रूप में है। और इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख रहे हो ना, जैसे मान लो रिलायंस की कंपनी, अडानी की कंपनी है, तो वो सारी की सारी कंपनी इनकी नहीं है टोटल, उसमें ना जाने कितने लोगों की हिस्सेदारी है, ना जाने कितने लोगों का शेयर है। लेकिन यह है कि कंपनी में मालिकाना हक उसका होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं। ठीक है साहब? तो जहाँ पर, जिस मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर बेचे या खरीदे जाते हैं, उस मार्केट को हम कहते हैं शेयर मार्केट। भारत में इस तरह की मार्केट सबसे पहले बनी बम्बई में। बम्बई आज का मुंबई में सबसे पहले। दुनिया में इस तरह की मार्केट सबसे पहले बनी थी हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि अब कारोबारियों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए था अपने कारोबार को और बेहतर करने के लिए। तो अब सरकार इतना कर्ज नहीं दे पा रही है, क्या करें? तो जैसे बेटे ना चंदा डालते हैं ना, आप ऐसे समझ लो जैसे गाँव में, शहरों में होते हैं ना स्वयं सहायता समूह, ग्रुप बने होते हैं ना, ग्रुप, है ना, सब मिलकर के कारोबार करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लाते हैं और सब मिलकर के कारोबार करते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट होता है सब आपस में बांट लेते हैं। उसी तरह से ये शेयर है। एक कंपनी है, उसने अपना एक ग्रुप बनाया, किस तरह से? अपने शेयर बेचे, अपनी हिस्सेदारी उसमें बेची। अब वो सारे के सारे उसमें साझेदार हो गए, सारे के सारे उसमें साझेदार हो गए। अब कंपनी को फ़ायदा होगा तो फ़ायदा सभी मटेगा, और नुकसान होगा तो नुकसान सभी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे आपके पास मेरे 1000 शेयर हैं, नहीं 1000 रुपये के बराबर शेयर हैं आपके पास, बल्कि 1000 शेयर हैं 100 रुपये के। तो 100 रुपये के 1000 शेयर कितने लाख रुपए हो गए? कितने रुपए हो गए? 1 लाख रुपए हो गए ना। 100 रुपये के 1000 नोट कितने हो गए? 1 लाख रुपए हो गए ना। 1000 के 3 जीरो, 100 के 2 जीरो, 1 के आगे 5 जीरो, 1 लाख रुपए हो गए ना। तो आपके पास 100 रुपये के 1000 शेयर हैं मेरे, यानी कुल 1 लाख रुपये के शेयर हैं। अब आपको बेनिफिट या फ़ायदा कैसे होगा? फ़ायदा ऐसे होगा कि अब मार्केट को लगे कि मेरी जो कंपनी है वो मुनाफे में जा रही है, क्योंकि हर साल जो मुनाफा होगा शेयर होल्डर में बटेगा। मेरी कंपनी मुनाफे में जा रही है, तो अब क्या होगा कि जो 100 रुपये का शेयर था आपके पास मेरा, अब सोनू उसको ख़रीदना चाहेगी। सोनू को लग रहा है कि ये जो कंपनी है इसके शेयर आगे और बढ़ेंगे, आगे और बढ़ेंगे का मतलब है इस कंपनी को और ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये शेयर जो है ज़्यादा रिटर्न देंगे। यानी कि जिन लोगों ने भी इस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं उन्हें फ़ायदे में और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। तो अब सोनू ये चाह रही है कि ये जो शेयर है वो मेरे पास हो। सोनू का पैसा है, तुम्हारे पास, तुमने खरीदा था शेयर 100 रुपये का,
तुमने सोनू का, अब तुम्हारे जो शेयर का है रेट है इस समय मार्केट में 105 रुपये का है। 105 रुपये का कोई भी खरीद सकता। तुमने 100 रुपये का लिया था, लेकिन कंपनी के शेयर के दाम बढ़ गए हैं, वो 105 रुपये हो गया। लेकिन अचानक हवा उठी कि कंपनी आगे और बढ़ रही है और तरक्की कर रही है, तो सोनू हैं, रूपाली हैं, राबिया हैं या जिशान हैं, इनमें बेचैनी हुई कि यार ये शेयर हमारे पास भी होते। तो अब उन्होंने कहा मैं 106, मैं 107, मैं 108, उन्होंने कहा ना मैं तो 110 में दूंगी। रूपाली ने कहा ठीक है भाई 110 में लेंगे, आपका एक शेयर 110 रुपये हम ले लेंगे। इसको कहते हैं हम शेयर का चढ़ना। वो पता चला भाई भविष्य कंपनी का ख़राब है, कंपनी का जो भविष्य है वो ख़राब है, आपको पैसे की ज़रूरत है और आपको भी लग रहा है कि आगे जाके इसमें और घाटा होगा मुझे। तो वो जो 100 रुपये का शेयर था आप 95 रुपये में बेचने को तैयार हो। आपने कहा 95 लोग, उसने कहा ना मैं नहीं लूँगी, 90 में देना दो। तो आपने 90 में बेच दिया और अपना कुछ पैसा निकाल लिया। इसको कहते हैं शेयर का गिरना। तो शेयर का चढ़ना और शेयर का गिरना, ठीक है ना। तो शेयर मार्केट वो मार्केट जहाँ पर शेयरों का कारोबार होता है या किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी और बेची जाती है, ठीक है। अब सबसे पहला जो शेयर मार्केट बना दुनिया में वो बना एम्स्टर्डम हॉलैंड में। अब एक शब्द आता है सूचकांक या इंडेक्स। आपको कैसे पता चलेगा महंगाई बढ़ रही है, महंगाई घट रही है, कैसे पता चलेगा? कहते हैं ना मुद्रास्फीति सूचकांक या महंगाई सूचकांक। आप मार्केट में गए, बाज़ार में गए, आप एक सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदने आप गए, तो आपको वहाँ पर पालक थोड़ा सस्ता मिल गया। जैसे सीजन में आप जाएंगे तो पालक आवाज़ लगा के बेचते हैं 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, है ना, 10 रुपये किलो। तो इससे कम रेट आता नहीं है। लेकिन यही पालक आप मार्केट में गए, वो मिल रहा है आपको 50 रुपये, 60 रुपये। प्याज 50 रुपये, 60 रुपये। आलू 30 रुपये, 40 रुपये, है ना। और क्या क्या इससे आगे कुछ खरीदते हैं? अदरक इस समय 50 रुपये चल रही है ना पाव, पता रेट नहीं पता? अदरक 50 रुपये पाव चल रही है। लहसुन, अच्छा लहसुन 40 रुपये पाव है ना। पहाड़ी आलू 40 रुपये किलो है, और जो नीचे का आलू है निरा मीठा वो 30 रुपये किलो है। लेकिन ये महंगा है। इसका मतलब क्या है? आप बाज़ार में गए 1000 रुपये जेब में डाल करके और इतना सा सामान लेकर के आ गए। इसका मतलब क्या है? महंगाई बढ़ गई। आपको कैसे पता चला कि तरह तरह की जो सब्जियां हैं वो महंगी हैं? अब अगर आपको देखना है जा करके बाज़ार में कि बाज़ार में सस्ता है या बाज़ार में मंदा है, तो आपको बाज़ार में खुद जाना पड़ेगा, है ना। और अलग अलग चीज़ों के रेट पता करने के, इस समय तरबूज चल रहा है, तरबूज खरबूज चल रहा है, इस समय आम शुरू हो गया, हर चीज़ के रेट आपको पता करने पड़ेंगे। वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि भाई बाज़ार में महंगाई है कि या बाज़ार में मंदी का है, सस्ताई का दौर है। हर किसी के पास तो टाइम है नहीं, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपने अपने छोटे भाई को बाज़ार भेजना सब्जी खरीदने के लिए, या जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ख़रीदने के लिए भेजना है, तो अब आपको पता ही नहीं है बाज़ार में कौन सी चीज़ किस रेट है। आपने सारा अपना डिमांड लिस्ट लिख दी, इतना ही लेना, इतना ही लेना। अब आपको ये पता नहीं है कि बाज़ार में इस समय कीमतें क्या हैं। पता चला कीमतें कम हैं और भाई आपका ऐसा हो, तो आपने अंदाज़ा लगा दिए 500 रुपये और खर्च हुए 300 रुपये, बच के कितने? 200 रुपये। अब वो 200 रुपये कहाँ खर्च होंगे आपको पता ही है फिर, है ना, समझ गए, है ना। तो आप एक तो आपकी जेब पर डाका पड़ा, दूसरा आपका भाई बिगड़ा, है ना। अब अगर मान लो आपने पैसे दिए 500 रुपये, लेकिन महंगाई बढ़ गई थी, 500 में काम नहीं बना, 700 रुपये चाहिए थे, तो भाई आपका लौट के आ गया, बोला भाई ये भी नहीं लाया, ये भी नहीं लाया और ये भी नहीं लाया। तो अगला जो 15-16 दिन है, जब नेक्स्ट वीक बाज़ार लौट के आएगी तो आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो क्या करें? कैसे आपको पता चले कि बाज़ार में महंगाई है या बाज़ार में सस्ताई है? तो कोई एक ऐसा ऐप होता, कोई ऐसा ऐप जैसे व्हाट्सएप है, कोई ऐसा ऐप होता ऑनलाइन आपको बता देता कि भाई बाज़ार में इस समय महंगाई है या बाज़ार में इस समय सस्ताई है। कोई ऐसा ऐप होता और नीचे जाकर वही बताया था कि भिंडी ये रेट, आलू ये रेट, करेला ये रेट, बैंगन ये रेट। तो आप आराम से देखते और आपका काम आसान हो जाता और लिखते भाई ये रेट ये है, ये रेट ये है, जा इतना ले आना। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। जैसे कि मान ले बिल्कुल अंधेरे में गया, कोई बाज़ार ऐसी होती है जहाँ पर अंधेरे में जाकर के ग्राहक ख़त्म हो जाता तो 10 का माल 5 में ले जाओ, है ना। तो आपके जैसे भाई इंतज़ार करते हैं, बाज़ार चले जाएंगे और कोशिश देखेंगे यार अभी वो थोड़ा सा दाम गिर जाए तो मैं फिर ख़रीद करके लेके जाऊँ कि 4 पैसे मुझे ही बच जाए, है ना। तो अब वो जो ऐप है ना, वो जो आपको मजाक कर रहे हैं ना, वो जो ऐप है जो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि चीज़ें महंगी हैं या सस्ती हैं, ऐसे ही कुछ होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनियों के शेयरों पर नज़र रखी जाती है, अलग अलग कंपनियों के शेयरों पर नज़र रखी जाती है और उन सभी शेयर का औसत निकाल करके, जैसे कल मैं मैथमेटिक्स में एवरेज या औसत पढ़ा रहा था ना, आम भाषा में समझ लो आप कि कोई किसी कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं, कोई फ़ायदे में जा रही है, कोई घाटे में जा रही है ना, कोई बहुत फ़ायदे में जा रही है तो कोई बहुत घाटे में जा रही है। तो उन सभी कंपनियों के शेयरों की जो सेहत है, कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, उन सभी का एवरेज निकाल करके आपको हर समय बताए रहते हैं।
हर समय ऑनलाइन आपको बताए रहते हैं, या मार्केट में जाओगे तो आपको वहाँ पर जो बोर्ड एक लगा रहेगा उस पर दिखता रहेगा कि इस समय शेयरों की हालत क्या है। और डिटेल में जाओगे तो आपको अलग अलग कंपनियों के शेयरों की हालत भी पता चल जाएगी। तो वो जो डैशबोर्ड है, वो जो बोर्ड है, या वो जो साइन बोर्ड है, या वो जो ऐप है, या वो जो ऑनलाइन आपको दिखाया जा रहा है, शेयर मार्केट की भाषा में उसको कहते हैं सूचकांक। सूचकांक यानी सूचना देने वाला अंक। सूचकांक माने सूचना देने वाला अंक। इंग्लिश में उसको कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स को आम भाषा में क्या कहते हैं? लिस्ट। तो इंडेक्स का मतलब लिस्ट ही हो गया कि भाई किस कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं और किस कंपनी के शेयर गिर रहे हैं, उन सब का एवरेज निकाल के वो आपको बताया था। उससे आप अंदाजा लगाते हो कि जो ओवरऑल जो है मार्केट में एवरेज जो है शेयर बढ़ रहे हैं कि शेयर गिर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं इंडेक्स। तो अगर सूचकांक बढ़ रहा है इसका मतलब ज़्यादातर कंपनियों के मुनाफे में जाने के चांस हैं, और जिन लोगों का शेयर है उनके शेयरों की कीमत बढ़ रही है। शेयर बाज़ार गिर रहा है या शेयर सूचकांक गिर रहा है, इसका मतलब ज़्यादातर कंपनियों की जो हालत है वो अच्छी नहीं है, उनके शेयरों की कीमत गिर रही है। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात? तो शेयर मार्केट समझ गए, और आप शायद ये भी समझ गए कि इंडेक्स या सूचकांक क्या होता है। ओके, नहीं समझे तो फिर समझ जाएंगे। तो पहला शेयर मार्केट सन 1602 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में बना। सूचकांक मैंने आपको बताया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे शेयर मार्केट, इसको शॉर्ट में कहते हैं BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE। ये बना था 1875 में, और ये एशियन ओल्डेस्ट, इसका मतलब क्या है कि एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है ये। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये बना था फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में। इसको बनाया किसने? IDBI, ये बैंक है IDBI, इसने बनाया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, रात लाइट नहीं आई थी क्या? हैं भैया तुम तो बड़े झोंके ले रही हो। तो जिसको नींद ना आती हो उसे मेरी क्लास में भेज दो, मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि आप आराम से सो सकते हैं यहाँ पर, तो ऐसे करके चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, देखो एक तो हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना, ये एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है ये। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बना, IDBI ने बनाया, किसकी सिफारिश पर बना? फेरवानी समिति की सिफारिश पर बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में, वर्ली में। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बम्बई में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बम्बई में। ठीक है, क्लियर? अंशिका हैं, कुछ पूछना किसी ने? चलिए, अब सेंसिटिव इंडेक्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सेंसिटिव, हाँ, इंडेक्स को पूरा नाम दे देता हूँ, सेंसिटिव इंडेक्स या संवेदी सूचकांक। आपने देखा एग्जिट पोल आया, उसमें बोला भाई बीजेपी या एनडीए को सीटें बढ़ रही हैं, तो एकदम से उछल गया शेयर मार्केट। और अगले दिन जब काउंटिंग हुई पता चला सीटें गिर रही हैं, सरकार तो वही बन रही है लेकिन सीटें कम हो रही हैं, तो धड़ाम हो गया शेयर मार्केट। अभी रूस यूक्रेन में तनातनी हो जाए ज़्यादा, या अमेरिका चीन में तनातनी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, युद्ध नहीं हुआ, बस एक दूसरे से बयानबाजी होने लगे। चाइना अमेरिका की सीमा पर या अमेरिका चाइना की सीमा पर जाकर के जो है कि मॉक ड्रिल करने लगे, यानी कि युद्ध अभ्यास करने लगे, तो शेयर बाजार धड़ाम हो जाएगा। क्या? अरे भाई युद्ध होगा, कारोबार ठप हो जाएगा, कारोबार ठप होगा तो कंपनियां घाटे में जाएंगी, शेयर बेचो 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 बेचो, है ना। इसी समय पता चला कि वर्ल्ड बैंक जो है भारत को 1 लाख करोड़ रुपया कर्ज देगा। अरे भारत सरकार को 1 लाख करोड़ रुपया खर्च मिलेगा तो मार्केट में तो खर्च होगा, वो मार्केट में खर्च होगा, भाई ग्राहक बनेगा, नया ग्राहक बनेगा, लोग पास खरीदने की क्षमता आएगी, कंपनियां की बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। मतलब बल्ले बल्ले कब होगी? 2 साल बाद। लेकिन शेयर मार्केट अभी से उछल गया, खरीदो खरीदो खरीदो, है ना, समझे ना, खरीदो खरीदो खरीदो। तो मतलब जरा से इशारे में ही, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वैसे तुम में साहब ऐसा कोई रहा नहीं कि जरा से इशारे में रूठ जाता हो, है ना। हाँ, हमारे यहाँ 2 बहनें आती थी अभी वो सुनेगी तो मारेगी, है ना। हमारे 2 बहनें आती थी तो जरा से इशारे में मुंह चढ़ा लेती थी और जरा से इशारे में वो खुश भी हो जाती थी, यानी कि बहुत ही सेंसिटिव थी। तो इसी तरह से बेटे ये जो शेयर मार्केट जो है ना बहुत ही सेंसिटिव होती है, जरा से चेंज हो जाए मार्केट में, इकोनॉमी में, तो ये बहुत खुश भी हो जाता है और एकदम से नाराज भी हो जाता है। जैसे कि छोटा बच्चा और एकदम से टॉफी दी है ना, मोबाइल छीन लो फिर रोने लगेगा, फिर मोबाइल दिखा दो फिर रोने लगेगा, इसी को हम कहते हैं सेंसिटिव। ठीक है ना, इसको चलने दो, इसको हम कहते हैं सेंसिटिव। तो जो सूचकांक है उसको हम सेंसिटिव इंडेक्स या संवेदी सूचकांक भी कहते हैं। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो सूचकांक हैं, इंडेक्स हैं, कई सारे हैं। उसमें एक है NSE 50, जिसको हमने नया नाम दे दिया S&P CNX। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है उसका नाम है NSE 50। 50 कंपनियां, इसका मतलब इसमें 50 का मतलब इसमें 50 कंपनियां शामिल हैं।
इसका नया नाम हमने दे दिया S&P CNX, ठीक है ना। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक और इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी, NIFTY, निफ्टी। ओके, आपसे पूछ लेगा कि निफ्टी कहाँ का सूचकांक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, बॉम्बे के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका जो संवेदी सूचकांक है उसका नाम है सेंसेक्स। इसमें 30 कंपनियां, सेंसेक्स में कितनी कंपनियां, 30 कंपनियां। भारत में शेयर मार्केट का सबसे फेमस सूचकांक है ये 30 कंपनियां ऐसी हैं जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। ये 30 कंपनियां ऐसी हैं जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियां इसमें, और जो आमतौर पर मुनाफे में रहती हैं। इन कंपनियों के शेयरों की हालत जो इंडेक्स बताता है उसको हम कहते हैं सेंसेक्स। किसका है ये, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे शेयर मार्केट का। इसमें कितनी कंपनियां हैं, 30 कंपनियां इसमें, ठीक है ना। अब इसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के और भी संवेदी सूचकांक हैं, BSE 500, इसमें 500 कंपनियां हैं, BSE 500, BSE 200, BSE 100। इसके अलावा BSE मिड कैप, BSE स्मॉल कैप, कैप बना कैपिटल, कैपिटल माने पूंजी, मध्यम पूंजी वाली कंपनियां यानी कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, उन्हें हमने कह दिया मिड कैप। स्मॉल कैप यानी कम पूंजी वाली कंपनियां, स्मॉल कैप। तो BSE मिड कैप ऐसी कंपनियों का शेयर जिनकी पूंजी ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, और ऐसी कंपनियों का शेयर जिनकी पूंजी कम है। इसके अलावा डॉलेक्स, BSE 200 जो है ना, ये BSE 200 इन्हीं कंपनियों की जो कैपिटल है या इन्हीं कंपनियों के शेयरों की कीमत हम डॉलर में जब नापते हैं तो उसको हम दे देते हैं डॉलेक्स, डॉलर मूल में इंडेक्स में लिख दिया। BSE नेशनल इंडेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नेशनल इंडेक्स यानी कि राष्ट्रीय सूचकांक, ये भी एक इंडेक्स है। इसमें 100 कंपनियां हैं। एक है बैंकेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो 12 बड़ी बैंकिंग कंपनियां हैं उनका शेयर सूचकांक, उसको हम कहते हैं बैंकेक्स, ठीक है ना। मैंने लिखा है ना बैंकों के शेयर का इंडेक्स, बैंकेक्स, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आगे चलें ग्रीनएक्स, और फिर आगे चलें हम, और भी बहुत सारे दूसरे देश हैं जिनकी शेयर मार्केट है, उनके सूचकांक, जैसे डाउ जोन्स, ये न्यूयॉर्क USA का शेयर मार्केट है, उसका सूचकांक है। निकेई टोक्यो का, टोक्यो कहाँ, जापान में। हांग सेंग हांगकांग का, कोस्पी दक्षिण कोरिया का, नेस्डेक USA का, सीमेक्स सिंगापुर का, और S&P कनाडा का। अच्छा, शेयर मार्केट में लेन देन करने के लिए, कारोबार करने के लिए आपको अलग से एक खाता खुलवाना पड़ता है जिसका नाम है डीमैट खाता। कौन सा खाता, डीमैट खाता, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर एक शब्द आता है बुल्स और बियर्स, तेजड़िया और मंदड़िया। ये खूब आते हैं शेयर मार्केट में ये चीज़ें, तेजड़िया और मंदड़िया। मैं जो है इसको पूछूंगा इमरान से। इमरान जी पधार चुके हैं, एक मिनट रोक लो। तो चलिए खैर, तेजड़िया और मंदड़िया। तेजड़िया क्या होता है ना, तेजड़िया को आप इंग्लिश में कह देंगे बुल या सांड। सांड एकदम से आपको सींग में भर के ऊपर को फेंकता है ना, बुल या सांड जो है ऊपर को फेंकता, और मंदड़िया जो है, मंदड़िया यानी कि भालू जो है वो अपनी गर्दन नीचे ज़मीन में आता। तो इसी से नाम पड़ा है इसका, बुल और बियर। लेकिन हिंदी में जो तेजड़िया और मंदड़िया कहते हैं उसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मैंने क्या किया कि आप लोगों के पास मार्केट में बहुत सारे शेयर हैं। मैंने अचानक, जैसे किसी कंपनी का शेयर कोई 10 रुपये का है, कोई 100 रुपये का शेयर है, कोई 200 का, कोई 500, 1000 रुपये का शेयर है। अब मैंने 10 का शेयर 15 में, 100 का शेयर 125 में, और 1000 का शेयर 1100 रुपये में ख़रीदना शुरू कर दिया। यानी कि 1000 रुपये के शेयर की वैल्यू 1050 थी सपोज, और 100 रुपये का शेयर मार्केट में 105 का बिक रहा था, तो मैंने 120, 125 बढ़ा चढ़ा करके मैंने दूसरी कंपनियों के शेयर जो हैं वो बढ़ा चढ़ा करके ख़रीदने शुरू कर दिए अचानक, तेज़ी से, लाओ भी लाओ, लाओ भी लाओ, और दाम पे, और दाम पे। अब देखा क्या कि जब ऊंचे दाम पर शेयर बिकने लगे तो अब लोगों को ये लगेगा कि यार शेयर मार्केट उछल रहा है, शेयर मार्केट जो है उछल रहा है, शेयरों में जो है कि तेज़ी आ रही है, या शेयरों के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो अब क्या होगा ना, छोटे मोटे, जैसे आप लोग देखते हो ना कि अचानक सोने का दाम बढ़ना लगता है ना, सोना 70,000, 75,000 रोज़ बढ़े, 300, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये रोज़ बढ़ रहे हैं। तो आप लोग क्या करते हो, घर से आपकी जो सेविंग होती है ना उसको इकट्ठा करके धड़ाम से सर्राफा बाजार में पहुँच जाते हो और सोना खरीदना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि सोना रिटर्न देगा, आप तुरंत जो है वो सोना चांदी खरीदना शुरू कर देते हो। अरे भाई चलो भाई चलो, है ना, होता है ना भाई, सोने के दाम बढ़ रहे हैं, सोने के दाम बढ़ रहे हैं, सोने के दाम बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करते हो, सोना खरीदने लगते हो। तो अचानक सोने की जो खरीद है वो और बढ़ जाती है, बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती है, सोना और महंगे दामों पर बिकना शुरू हो जाता। तो जो लोग सोने के कारोबारी हैं, या जिनके पास सोना था, उन्होंने 60,000 में खरीदा था, पता चला अब 70,000 बिक रहा, तो उनको फायदा हो गया कि नहीं हो गया? अब सुनो, अब अचानक मैंने दूसरी कंपनियों के शेयर जो हैं ऊंचे दाम पर खरीदने शुरू कर दिए। अब इससे लोगों में होड़ मच गई, दूसरे लोग भी आ गए निकल के, वो भी शेयरों को ऊंचे ऊंचे दाम पर खरीदने लगे। अब इस समय पर आकर के अब मेरे पास जो शेयर थे, ऑलरेडी जो मेरे पास शेयर थे, मैंने वो भी मार्केट में निकाल दिए ऊंचे दामों पर। कितने दामों पर? ऊंचे दामों पर।
तो मैंने आर्टिफिशियल तेज़ी बाज़ार में पैदा की। बाज़ार को क्या इकोनॉमिक पॉलिसी या बाज़ार में जो तेज़ी आई थी ये कृत्रिम रूप में आई थी, बनावटी तेज़ी थी ये। एक तो होता है ना कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कंपनियों का कारोबार बढ़ रहा है, रोज़गार की हालत अच्छी हो रही है, तो हमें लग रहा है कि भाई धीरे धीरे कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, तो शेयरों के दाम जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन अचानक से बूम आ गया, इसका मतलब पीछे किसी ने कोई गड़बड़ घोटाला करा है। तो इस तरह का आदमी जो भविष्य में तेज़ी की आस में, भविष्य में बल्कि इसको ऐसे छोड़ो, ऐसा आदमी जो शेयरों के दाम बढ़ाने के लिए अचानक दूसरी कंपनियों के शेयर जो मार्केट में उस समय रेट चल रहा हो उसे कहीं ज़्यादा दाम में ख़रीदना शुरू कर देता, और फिर अपना मुनाफा पाने के लिए जब बाज़ार में होड़ मच जाती है शेयरों को खरीदने की ऊंचे दाम पर, तो उसके पास जो अपने शेयर थे वो भी निकालना शुरू कर देता। ठीक है ना, रोकना इसको मैं समझाऊँ आपको। अब मंदड़िया कौन होगा? मंदड़िया कौन होगा? मंदड़िया भी फ़ायदा उठाता। मंदड़िया वो होगा, बियर या भालू वो होगा, मेरे पास शेयर है, मेरे पास शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का है। अब मैंने उसे मार्केट में क्या किया, 10 रुपये का जो शेयर था उसे 6 और 7 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। 100 रुपये के शेयर को मैंने 70-80 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। 1000 रुपये के शेयर को मैंने 700-750 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। अब ये काम मैंने अब ऐसा ना छोटे मोटे आदमी के बस का बात थोड़ी है, एक बहुत बड़ा जो खिलाड़ी होता है उसके बस की बात है ये। उसके बाद बहुत सारे शेयर हैं, उसने कम से कम दांव पे शेयर अपने बेचने शुरू कर दिए। इससे मार्केट में हल्ला हो गया। क्या हल्ला हो गया? भाई शेयर मार्केट गिर रही है। क्या हो रहा है? शेयर मार्केट गिर रही है, शेयर मार्केट गिर रही है, कंपनियों का जो मुनाफा है वो घट रहा है, शेयरों के दाम आगे और गिरेंगे। अरे भाई शेयरों के दाम आगे और गिरेंगे, कहीं ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, एक काम करो, अपने पास जो शेयर है वो निकाल दो मार्केट से, अपने पास जो शेयर है वो निकाल दो। जो आम कारोबारी है उसको ये लगा, ये आम जो फुटकर कारोबारी है, ये आम जनता जो है शेयरों में खरीदारी कर रही है, बेच रही है, शेयरों में पैसा लगा रही है, उसको ये लगा कि भाई मार्केट जो है नीचे जा रही है, और ज़्यादा नीचे जाए इससे पहले जो है अपने शेयर बेच दो। सोने के दाम घट रहे हैं लगातार, हर दिन सोने के दाम घट रहे हैं, तो हमारे पास जो सोना था ना, मैं कहा यार कहीं ज़्यादा सस्ता ना हो जाए, चलो जल्दी चलो और ये सोना जो है वो बेच दो, कहीं जल्दी ज़्यादा सस्ता ना हो जाए, जल्दी करो बेच दो। क्योंकि हम लोगों में पेशेंस धैर्य नहीं है। अचानक तेज़ी आती है तो एकदम हम लोग खरीदने भाग जाते हैं, और अचानक मंदी आती है तो अपनी चीज़ों को बेचना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या हुआ कि मैंने जो है कम से कम कीमत पे शेयर बेचना शुरू कर दिए। इससे बाज़ार में होड़ मच गई, घबराहट हो गई बाज़ार में, और लोग जो है कम से कम दावों अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। लेकिन मुझे तो पता था ना खेल मैं कर रहा हूँ, तो जैसे ही लोग मार्केट में आए और उन्होंने अपने पास के शेयर जो है कम से कम दावों बेचना शुरू करे, मैंने आगे बढ़ करके उन सबके शेयर खरीद लिए। ज़्यादातर के शेयर मैंने खरीद लिए और बैठ गया आराम से। लेकिन ये जो मंदी थी ये तो आर्टिफिशियल थी ना, ये मैंने पैदा करी थी। अब मैं बैठ गया इंतजार में। उसके बाद लोगों को लगा कर यार ये तो कुछ नहीं, मार्केट फिर चलने नहीं, क्योंकि शेयर अब कोई खरीदार है नहीं, मैंने जितने खरीदने थे खरीद लिए कम से कम दाम पर। अब मार्केट फिर ऊपर उठने लगेगी, और जैसे ही मार्केट ऊपर उठेगी तो मैं अपने शेयर बेच, समझे ना। मार्केट में तेज़ी ला करके मैं अब मेरे पास जो शेयर थे उनको मैं ऊंचे दाम पर पे बेच दूंगा, और मार्केट में मंदी ला करके मैं क्या करूंगा कि जब हलचल होगी और हड़बड़ी होगी मार्केट में, लोग आनंद फानंद में अपने दाम कम से कम शेयर में बेचेंगे, मैं खरीद लूँगा, भविष्य में ऊंचे दाम पर बेच दूँगा। तो जो शेयर मार्केट में शेयर को गिराता है, शेयरों की कीमतें कम करता है, उसे हम कहते हैं मंदड़िया, और जो तेज़ी लाता है उसे कहते हैं तेजड़िया। ठीक है, यही चीज़ें मैंने लिखी हैं सारी। अब फिर आता है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का मतलब है कोई भी कंपनी है शेयर बाज़ार में अपने शेयर बेच करके पूंजी जुटाती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पब्लिक इशू, है ना भाई, है ना। आप थोड़ा रुक यही तो है। कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में शेयर बेचती है, शेयर बेच करके पूंजी जुटाती है या कर्ज देती है, तो उसको हम कहते हैं पब्लिक इशू। लेकिन अब आगे कहीं इसमें लिखा हो, हाँ लिखा तो है आईपीओ, देखो आपने पढ़ा नहीं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इशू नहीं है, ऑफ से ऑफर है, इनिशियल लिमिट है, इसको सही कर लेना, ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे LIC पहली बार शेयर मार्केट में आई ना, उसने अपने 5% शेयर बेचे, तो आप लोग पढ़ते होंगे LIC का IPO आ रहा, LIC का IPO आ रहा। कोई भी कंपनी, आपने सही बोला, कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में पहली बार लिस्टेड होती है, लिस्टेड माने हिंदी में कहते हैं सूचीबद्ध, उसको आम भाषा में ये कहो कि कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में पहली बार आती है और अपने शेयर पहली बार बेचती है, तो उसको हम कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, उसके बाद जब भी बेचेगी तो उसे हम कहेंगे पब्लिक इशू। ठीक है, मैंने लिखा भी है, पहली बार शेयर बेचना, है ना। उसके बाद आता है यूरो इशू, जब कोई भी कंपनी अपने शेयर विदेशों में जारी करती है, विदेशों में बेचती है, तो उसे हम कहते हैं यूरो इशू। यूरो जो है यूरोपीय करेंसी भी है ना, उसी के नाम पर शायद इसका नाम यूरो इशू पड़ गया होगा। स्वीट शेयर, स्वीट शेयर, अब जैसे अच्छा होता है क्या, वैसे मैं किताबों में कमीशन खाता हूँ क्या? सच बताओ, मैं नहीं खाता ना कमीशन। अरे भाई किताबों में कमीशन खाता हूँ क्या? मैं नहीं खाता कमीशन।
अगर कोई बुक 60 रुपये की है और अगर उसमें मुझे 10 रुपये का डिस्काउंट मिला है तो मैं आपको 50 की ही ला के देता हूँ। कभी क्रॉस चेक करके देख लेना यार, गुरुजी कमीशन खाते हैं नहीं खाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपसे फ़ीस तो ले ही रहे, आपसे फ़ीस तो ले रहे हैं, इसके अलावा आपको किताबें भी दे रहे हैं। आपको बुक सेलर से किताबें लाते हैं, 60 रुपये की किताब आपको मिली 50 में, आपको दे दी 55 में, आपने हंस के 5 रुपये उसने वहाँ से कमा लिए, है ना। तो अब ऐसे तो फिर गुरु शिष्य का रिश्ता बेकार हो जाता है ना। खैर, अब तो इसको क्या हमने क्या कह दिया, कारोबार कह दिया। अब यहीं पे देखो आप, अब 60 रुपये की बुक में लाया, अब जैसे मान लो इमरान है या तबस्सुम है ना, तो भाई इनसे मुझे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार है। तो अब वो जो 60 रुपये की बुक, बक्सा मैंने इन्हें भी नहीं, 60 रुपये की जो मैं बुक लाया, जो मुझे पड़ी थी 45 रुपये में, मैंने इन्हें भेज दी 50 रुपये की, तो भेज दी 55 रुपये की। इन्हें 5 रुपये कम में भेज दी क्योंकि ये मेरे ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन कमाया मैंने इनसे भी, बख्शा मैंने इनको भी, है ना, होता है ना। अब होता क्या है, कोई भी कंपनी है, उसके अपने कर्मचारी हैं, तो कंपनी ने अपने एक शेयर का दाम रखा 10 रुपये सपोज, तो उसने अपने कर्मचारियों को कहा कि भाई तुम्हें 10 नहीं, तुम्हें 9 रुपये का देंगे, क्योंकि तुम हमारी कंपनी को, तुम्हें 9 रुपये का देंगे शेयर। कंपनी ने अपने एक शेयर का दाम रखा 100 रुपये या 1000 रुपये, अपने कर्मचारी को वो कम दाम में बेचा। यानी कंपनी अपने शेयर को बाजार में जिस रेट पर बेचती है, उसी शेयर को अपने कर्मचारी को कुछ कम दाम में बेचती है, एक तरह से उसको मोटिवेशन देने के लिए, एक तरह से उसको बोनस देने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए। तो इस तरह के शेयर को हम कहते हैं स्वीट शेयर, ठीक है, स्वीट शेयर, मीठे शेयर, ठीक है। कंपनी द्वारा अपने कामगारों को मार्केट से सस्ती दर पर शेयर बेचना। नेक्स्ट आता है ब्लू चिप कंपनी। ऐसी कंपनी देखो, जैसे रिलायंस है ना, रिलायंस है, अडानी ग्रुप है, ONGC है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, कोल इंडिया लिमिटेड है, आमतौर पर ये फायदे में ही जाती हैं। टाटा, कभी सुना टाटा का दिवाला निकल गया? रिलायंस का, मुकेश अंबानी के रिलायंस का दिवाला निकल गया, नहीं सुना ना, है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। अडानी एक बार कोई पता नहीं क्या कोई रिपोर्ट आई थी, अडानी के शेयर काफ़ी गिर गए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर वो कवर हो गए। या भी एग्जिट पोल में शेयर गिरे थे, लेकिन धीरे धीरे फिर वो कवर हो गए। तो आमतौर पर जो कंपनियां मुनाफे में ही जाती हैं, अच्छा रिटर्न देती हैं, उन कंपनियों के शेयर को हम कहते हैं ब्लू चिप शेयर, प्रायः मुनाफा देने वाली कंपनियों के शेयर। और ये शेयर आमतौर पर ऊँचे दाम पर मिलते हैं। अगर जैसे मान लो रिलायंस कोई कारोबार कर रही है, उसी तरह कारोबार कोई दूसरी कंपनी कर रही है, तो अगर दूसरी कंपनी का शेयर 10 रुपये का है, तो वही शेयर रिलायंस का होगा 12 रुपये का, क्योंकि वो ज़्यादा रिटर्न देता है, वो ज़्यादा रिटर्न देता है ना। ओके, समझ गए। ब्लू चिप शेयर, ऐसी कंपनियों के शेयर जो आमतौर पर मुनाफा देती है, इनके शेयर जो ऊँचे दामों पर बिकते हैं। एट पार, एट प्रीमियम, इसकी बात बाद में करेंगे। अब ये होता है अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे सेबी की। सेबी यहाँ मैंने कहीं लिखा होगा, दिखाई दे रहा कहाँ पर, ये हाँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। इधर देखो बेटा, सेबी, SEBI, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पॉज लेंगे सर, मैं कॉल करूंगा।